नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज है हमारा सेशन नंबर 75 और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स। ये आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा यूपीएससी प्रीलिम से। ये हमारा एक तरीके का न्यू इनिशिएटिव है जो अब से लेके हम नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स तक इसे कंटिन्यू करेंगे। वीक में एक दिन, और वो दिन होगा शुक्रवार का, जिस दिन मैं आपके लिए वीक के 5 फैक्ट्स लेके आऊंगा जो यूपीएससी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं और स्टोरीज होती हैं। तो ये तीन चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और फैक्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से ये आपको पता चल ही गया होगा इस बार के प्रीलिम्स के हिसाब से भी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स, अलग अलग थीम पे बेस्ड। सबसे पहला फैक्ट है आपके पास, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। क्या था ये? इसमें बेसिकली 6 वुमेन जो हैं उन्होंने इसको जीता है। ये एक चैलेंज था एक तरीके का, जिसे ऑर्गेनाइज किया था माई जीओवी करके गवर्नमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद यूएन वुमेन, दैट इज यूनाइटेड नेशन वुमेन। और इसमें 6 वुमेन ने इसको जीता है। बेसिकली जो टॉप 3 एंट्रीज हैं दे आर द विनर, और एडिशनल जो 3 एंट्रीज होती हैं दे आर कंसीडर एज अ प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होता है कि आपको वुमेन को खासकर एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने स्टार्टअप्स खोलें, अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लेके आएँ। सपोज कीजिए कि कोई अगर महिला है और वो आर्ट्स में बहुत अच्छी हैं, तो वो अपना स्टार्टअप आर्ट्स में खोल सकती हैं, बैंगल्स में, या फिर एक तरीके से कह लीजिए किसी तरीके की पॉटरी में। तो उन सब चीज़ों में वो अपना एक स्टार्टअप खोल के काम कर सकती है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ वो अपने स्टार्टअप्स को लीड कर सकती हैं और कोविड-19 में मदद कर सकती हैं। कोविड-19 में कैसे मदद कर सकती हैं? क्योंकि कोविड-19 के चलते क्या हो गया, एक ऑनलाइन पुश मिला है सभी चीज़ों को। अब सारे काम जो हैं वो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? तो उसमें भी एक तरीके से काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसमें जो टॉप 3 एंट्रीज हैं दे आर सेलेक्टेड एज विनर्स बिकॉज उनके पास जो उनके सॉल्यूशंस थे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के थे और काफ़ी रेलेवेंट थे, और उनका सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट था। एडिशनल जो 3 एंट्रीज थी उनको प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस करके अवार्ड दिया गया। इसमें कैश प्राइस जो टॉप 3 हैं उनको 5 लाख का, और जो एडिशनल 3 एंट्रीज थी उनको 2 लाख का प्राइज मिला। तो ये था कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज ऑर्गेनाइज बाय माई जीओवी इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन वुमेन, राइट? आगे चलते हैं अपने सेकंड फैक्ट की ओर। लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट? बेसिकली इसको भी हाल ही में, ये मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि कैबिनेट ने ये 1810 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ये प्रपोजल है, 210 मेगावाट का लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको मंजूरी दे दी है। पीआईबी की साइट है ये, 4 नवंबर की ये खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सतलुज रिवर पर। रिवर का नाम आप याद रखिएगा, सतलुज नदी पे ये लोकेटेड है, शिमला में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। काम कौन कर रहा है इसमें? इसमें जो काम कर रही है वो है एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम, जो कोलैबोरेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा सके। किस मॉडल पे? बिल्ड ऑन ऑपरेट मेंटेन मॉडल। बेसिकली बहुत सारे मॉडल होते हैं, एक बोट मॉडल भी होता है, एक ईबीओ मॉडल भी होता है, राइट? इसी तरीके से एक हमारे यहाँ पे बूम मॉडल है, बिल्ट ऑन ऑपरेट मेंटेन मॉडल, राइट? इसको पढ़ेंगे आगे इकोनॉमिक्स में कभी हम। इसके बाद द प्रोजेक्ट विल जनरेट 758.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। हर साल ये इतनी बिजली पैदा करेगा, विच विल प्रोवाइड ग्रेट स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव द पावर सप्लाई पोजीशन। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, ये 6.1 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उनको रिड्यूस करेंगे एनवायरमेंट एनुअली, और एयर क्वालिटी को भी काफ़ी इंप्रूव करेंगे, और जिससे कि क्या होगा, एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो काफ़ी मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें पीआईबी में यहाँ भी लिखा हुआ है 758 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली, और कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा और कितने महीने लगेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में, और क्या रिड्यूस करेगा 6.1 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सब इसमें लिखा हुआ है। आप आराम से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये ज़रूर याद रखें 210 मेगावाट, कई छोटे बड़े एग्जाम्स में ये इनकी कैपेसिटी भी पूछ ली जाती है, राइट? हमारा तीसरा आज का फैक्ट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। क्या है ये स्कीम? ये एक सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम है जो मदद करता है उन स्टूडेंट्स को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और जिनकी इनकम जो है सालाना 1 लाख रुपए से कम होती है।
तो सेंट्रली फंडेड स्कीम है। अगर ये स्कीम किसी स्टूडेंट्स को चाहिए तो उसको कम से कम 50% उनके क्लास एग्जाम्स में सिक्योर करने होते हैं। अगर आप क्लास 1 से 5वीं कक्षा में हैं तो आपको 1000 रुपये पर ईयर आपको मिलेंगे इस स्कीम के तहत। और अगर आप क्लास 6 टू क्लास 10th में हैं तो उसके 2 सेगमेंट बांटे गए हैं। पहला, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 10,700 पर ईयर, और अगर आप डे स्कॉलर हैं तो 5,700 पर ईयर फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी हैविंग एनुअल इनकम बिलो 1 लाख रुपीज। इसके बाद जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल करके एक ये पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अपने आप को जाके रजिस्टर करें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनके बाद फिर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। क्यों ये न्यूज़ में था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही में अगस्त के महीने में शेड्यूल्ड कास्ट के कुछ स्टूडेंट्स में इसमें स्कैम हुआ है। पंजाब में करोड़ों का ये स्कैम हुआ है, तो इसलिए ये जो स्कीम है काफ़ी फिर से चर्चा में आ गया। तो इस स्कीम को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये ज़रूरी है, प्रीलिम्स के हिसाब से सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम है और ये उसकी एक तरीके से लिमिटेशन है। नेक्स्ट इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। वैल्यू ऑफ करेंसी कि वैल्यू ऑफ करेंसी क्या है, कि करेंसी अगर अप्रिशिएट करेगा तो क्या होगा और डेप्रिशिएट करेगा तो क्या होगा। थोड़ा सा इकोनॉमिक और बेसिक टर्म में लेके चल रहा हूँ। वैल्यू ऑफ करेंसी डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली मार्केट फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसके जरिए वैल्यू ऑफ करेंसी डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ कि $1 अभी 75 रुपये है, तो वो मार्केट फोर्सेस के वजह से मैं कह पा रहा हूँ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से कह पा रहा हूँ। अगर वैल्यू इंक्रीज होती है दूसरे करेंसी की अपेक्षा में तो हम कहेंगे कि करेंसी गेट अप्रिसिएटेड। तो रुपया कब अप्रिशिएट होगा? रुपया अप्रिशिएट तब होगा जब $1 हो जाए 50 रुपये, राइट। इसको कहेंगे रुपीस का अप्रिशिएशन होना और डॉलर का डेप्रिशिएशन होना। अगर $1 हो जाए, सपोज कीजिए 90 रुपये, तो मैं इसको कहूँगा रुपी का डेप्रिशिएट होना और डॉलर का अप्रिशिएट होना। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अप्रिशिएट मीन्स स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे रुपया मजबूत हो गया, $1 अब 50 रुपये हो गए, तो यहाँ पे रुपया मजबूत हो गया और यहाँ पर जो रुपया है वो वीक हो गया। ये जो इंक्रीमेंट है कि अप्रिशिएट हो रही है, इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड बैलेंसेस, करंट अकाउंट डेफिसिट, बिजनेस साइकिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। अगर रुपया अप्रिशिएट हो रहा है तो वो कंट्रीज के एक्सपोर्टर्स को डिस्करेज करेगा, ये खासकर आप ध्यान रखिएगा। अगर रुपया क्या हो रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, अब $1 50 रुपए का हो गया है, तो वो क्या करेगा, कंट्रीज के एक्सपोर्टर को डिस्करेज करेगा और इंपोर्टर्स को अब क्या करेगा, वो एनकरेज करेगा, राइट। क्योंकि पहले 100 रुपए में, सपोज कीजिए कि अभी 50 रुपए $1 हो गया, अप्रिशिएट हो गया, तो अब 100 रुपए में आप दो डॉलर कंट्री में आराम से ला सकते हैं। लेकिन अगर 75 रुपया होता, उसी पोजीशन पे होता, तो क्या आप 100 रुपए में $2 ला पाते? नहीं ला पाते। तो इसमें इंपोर्टर को फायदा मिल गया, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो इस वजह से इंपोर्टर को एनकरेज करता है और एक्सपोर्टर को वाइस वर्सा वो डिस्करेज करेगा। अगर ये फॉल हो गया करेंसी, मतलब अब $1 90 रुपए का हो गया, तो ये फिर वीक कहलाता है और ये एक्सपोर्टर को एनकरेज करता है और इंपोर्टर को डिस्करेज करता है, क्योंकि अब हमारे प्रोडक्ट्स वहां पर ज़्यादा चीपर हो गए हैं खरीदने के लिए। तो ये एक तरीके से एक्सपोर्टर्स को क्या करता है, एनकरेज करता है। तो ये काफ़ी आप ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसमें कन्फ्यूजन सी रहती है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 5वां फैक्ट, कोची मुजरिस बाईएनएल क्या है ये? बेसिकली इनका जो 5th एडिशन था अभी होने वाला था नवंबर के महीने में, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया 1 नवंबर 2021 के लिए, 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया पैंडेमिक के चलते। ये एक तरीके का आर्ट एग्जीबिशन है और एक तरीके का फेस्टिवल है विच कंसिडर एज द लार्जेस्ट फेस्टिवल इन साउथ एशिया, ऑर्गेनाइज्ड एट कोची केरला। माइथोलॉजी की अगर बात करें तो माइथोलॉजी में मुजरिस को हम कहते हैं, कोची तो आपको मालूम है जगह का नाम है, मुजरिस को हम कहते हैं पोर्ट सिटी। तो पोर्ट सिटी मतलब बेसिकली हमें मालूम है केरला जो था वो फेमस था स्पाइसेस के लिए, काफ़ी से अरब से लोग बंदे यहाँ आते थे और स्पाइसेस अपना लेते थे, और उन्होंने एक नई टर्म को भी इजाद दिया था, अरब कल्याणम। तो आप में से अगर किसी को मालूम है कि अरब कल्याणम क्या होता है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट थ्रेड में कि व्हाट इज़ अरब कल्याणम। इसी ट्रेड की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ, जिसकी वजह से पुलिस, गवर्नेंस, शासन, प्रशासन को इसके बीच में आना पड़ा और इसको रोकना भी पड़ा केरला के अंदर में। तो मुजरिस का मतलब क्या होता है, पोर्ट सिटी। इसके बाद कोची मुजरिस बाइनल फाउंडेशन जो इसकी ऑर्गेनाइजर है, वो कैसा ट्रस्ट है, वो एक बेसिकली नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट है।
अभी हाल ही में भारत के अंदर एक मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केरला गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रहा है, जिसमें ये जो रिच हेरिटेज हैं हमारी कल्चर की, इसको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं पिछले 3000 सालों की। इस फेस्टिवल में क्या क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है फिल्म, पेंटिंग, स्कल्पचर, न्यू मीडिया, सेमिनार, स्क्रीनिंग, म्यूजिक एंड वर्कशॉप्स और कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो याद रखिएगा एग्जाम के हिसाब से सिंपल सा क्वेश्चन बच सकता है कि कोची मुजरिस बायनल इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ध्यान रखिएगा आर्ट एग्जीबिशन है, फेस्टिवल से रिलेटेड करता है, तो ये इसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये थे टॉप 5 फैक्ट्स आज के लिए मेरी तरफ से। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।